मैं डॉक्टर इला जैन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर कोर 1 का पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमारे लिए क्यों जरूरी है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम परमाणु संरचना को जानना चाहते हैं तो हाइपोथेसिस को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हाइपोथेसिस हमें बताता है कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अपना व्यवहार करता है। डी ब्रोगली ने जो हमें बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको जानना कि परमाणु का जो एक व्यवहार होता है वो किस तरीके से होता है उसको हम बता सकते हैं। लॉस डी ब्रोगली ने 1924 में बताया कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज एन एसोसिएट वेव। कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है वो एक वेव की तरह व्यवहार करता है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं और वह छोटे पार्टिकल यदि घूमते हैं वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कहते थे, वह अब एक हमारे लिए वेव की तरह व्यवहार करता है। इसके यदि हम देखें 1924 से पहले जो हमारी प्रकाश था, प्रकाश को हमने वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बताया। लॉस डी ब्रोगली ने उसको एक्सटेंड किया ड्युअलिटी ऑफ मैटर पार्टिकल, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह दो तरीके का व्यवहार करता है। वह छोटा पार्टिकल है और वह आपका सूक्ष्म कण जो है वो पार्टिकल और तरंग दोनों की तरह ही व्यवहार करता है। उन्होंने प्रपोज किया कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज आल्सो ए वेव नेचर। अब इसके लिए यदि हम देखें कि किस तरीके से उन्होंने बताया, तो उन्होंने, यदि हम पुरानी हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, तो आइंस्टीन ने हमको बताया था कि लाइट बिहेव एज फोटॉन, लाइट फोटॉन की तरह व्यवहार करती है। अब इसके बाद प्लैंक्स ने 1900 में बताया था हमको कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है और उसकी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट को जब बनाया तो एक प्लैंक कांस्टेंट है जिसको कि आप लोग प्लैंक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। डी ब्रोगली ने बताया, इस गैप को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने बताया कि लाइट जो वेव है वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल जो है वो वेव की तरह व्यवहार करता है। इसको यदि हम देखेंगे, इसको यदि हम समीकरण के रूप में देखेंगे तो जो डी ब्रोगली का रिलेशनशिप है, आप देखेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। p क्या है? यहाँ पर संवेग है, मोमेंटम, यानी जो वेव होती है, जो वेव क्रिएट होती है पार्टिकल की, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि पार्टिकल यदि साइज में बड़ा होगा तो वह छोटी तरंग उत्पन्न करेगा, जो कि यदि हम उदाहरण के तौर पर लें कि यदि हम गेंद लेते हैं, आपने कहा कि यदि मूविंग पार्टिकल है तो मूविंग पार्टिकल तो गेंद भी है, परंतु गेंद की साइज जो है वो बहुत बड़ी होती है। हमारा छोटा पार्टिकल जिसका भार जो है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होना चाहिए, तभी वह वेव की तरह व्यवहार करेगा। जैसे कि आप चित्र में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, हमें मालूम है कि न्यूक्लियस की चारों ओर घूम रहा है और इसी के बाद डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, अनिश्चितता का सिद्धांत जो हाइजेनबर्ग ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ज्ञात करना, क्योंकि वह वेव की तरह व्यवहार कर रहा है, उसकी एक निश्चित पोजीशन नहीं होती है। लैम्डा वेवलेंथ है जिसको कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं हिंदी में। h प्लैंक कांस्टेंट है जिसका मान 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। p मोमेंटम है, जैसे मैंने आपको बताया था, मोमेंटम जो होता है संवेग, मास इंटू वेव आपकी वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। तो फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए, जैसा कि आप चित्र में देखेंगे, जो कि आपको दिखाई देगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता जाएगा, तरंग की आकार कम होता जाएगा। पार्टिकल छोटा होगा तो वह तरंग आराम से आपको वह तरंग दिखाई देगी, क्योंकि लैम्डा जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के। यदि हम एक सवाल करें, सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2.0 इंटू 10⁻⁶। यदि इस गति से आपकी स्पीड है, इस स्पीड से यदि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी डी ब्रोगली तरंग क्या होगी? लैम्डा का मान, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 6.626 इंटू 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और वेलोसिटी जो दी है वो
वो आपकी दी है, स्पीड जो दी है वो है 2.0 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो आपकी तरंग आई है वो आपकी मीटर में आई 0.364। इतनी तरंग आपकी, यदि पार्टिकल इतनी स्पीड से घूम रहा है तब जाकर के उसकी तरंग आपको क्रिएट हो रही है कि इतनी तरंग दिखाई देगी। इसको एक्सपेरिमेंट को जब प्रूफ करना था डी ब्रोगली ने, तो उस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था डेविसन और जर्मन ने किया था। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन बीम को निकेल क्रिस्टल के ऊपर डाला और उसमें उनको एक डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखाई दिया। वो यह बताता था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, वो वेव की तरह व्यवहार करता है और वेव हमको दिखाई दी। सो ही कंफर्म दी वेव नेचर ऑफ द मैटर। इस एक्सपेरिमेंट को हम डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इसको हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक डिफ्रेक्शन पैटर्न उत्पन्न हुआ है। यहाँ हम यदि एप्लीकेशन की बात करेंगे कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पर यदि हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तभी हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन को जानना है, उसके बिहेवियर को जानना है, तो उसके लिए हमें डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि आपकी इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ के द्वारा हम हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स जिसके द्वारा हम पार्टिकल के बिहेवियर को बताते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी जिसके लिए भी आपका मैटर वेव्स की तरह होता है एटॉमिक स्केल्स पर, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जिसको कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डिफरेंट रूप में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमें देखते हैं कि डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। मैं सोचती हूँ कि आपको आज इस डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हुई होगी। एप्लीकेशन पार्ट में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से विभिन्न जगह पर आपकी ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, जो नेचर डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया था, उसको हमने देखा, जाना और कहां कहां पर इसका प्रयोग हो रहा है। तो इस नेचर को, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को जानने के बाद मेरे को लगता है कि आप लोगों को यह हाइपोथेसिस समझ में आई होगी और आप इससे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।